अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्हे जुनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। और नावल बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे खुद पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको नावल कैसा लग रहा है, कौन सा करैक्टर ज़्यादा अच्छा जा रहा है। और इसके अलावा जो नई आने वाली ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलें जी, आगे आगाज़ करते हैं, देखते हैं नॉवल में क्या होता है। शामिर तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से निकलता हुआ सीधा हॉल में आया। हाँ जी, बरखुरदार हो गए तुम तैयार? शामिर को आते देखकर मलिक ज़ुबैर चमकती आंखों से बोले। हाँ जी, मैं तो तैयार हो गया हूँ, मगर मुझसे ज़्यादा तो आप तैयारी करके बैठे हुए हैं। शामिर शरारती अंदाज से सोफे पर बैठते हुए बोला। हाँ तो मैं हाँ तो मुझे तैयार होने का हक नहीं है? आखिर मेरे शहजादे बेटे का वलीमा है। ये बात तो ठीक है कि आपको मेरे वलीमे की बहुत खुशी है, मगर आप अगर इतने खूबसूरत और हैंडसम लगेंगे तो मुझे कौन देखेगा? यार, हम कहाँ से हैंडसम और खूबसूरत लग रहे हैं और हमें किसने देखना है? हमारी तरफ तो तुम्हारी माँ देखना गवारा नहीं करती। पास से गुजरती हुई शामिर की माँ को देखकर मलिक ज़ुबैर शौक अंदाज से बोले। मलिक साहब, वलीमा आपके बेटे का है, आपका नहीं, जो मैं आपको देखने के लिए बैठ जाऊं। शामिर की मामा मजाक से हंसते हुए शामिर के पास सोफे पर आकर बैठ गई। बिल्कुल राइट कहा आपने मामा। अपनी मामा के कंधे पर हाथ रख के मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए शामिर फखरिया अंदाज से बोला। बेगम गलत कर रही हैं अपने बेटे के साथ मिलकर, हमें एक साइड पर कर दिया है आपने। आप माँ बेटा ये मत भूलें कि आने वाली नई हुकूमत में इस घर की हुक्मरान मेरी बहू मिरहा होगी। मैं तो अपनी बहू से बना कर रखूंगा, फिर देखूंगा तुम दोनों माँ बेटे को मैं अपनी बहू से कैसे ठीक करवाता हूँ। भाई, मैं तो खुद अपनी बहू से बना के रखूंगी, बल्कि वो मेरी बहू नहीं बेटी होगी, बल्कि मीरब की तरह इस मामले में मैं भी आपके साथ हूँ। हमारे घर में से मेरी बहू की ही चलेगी। शामिर की माँ पार्टी बदलते हुए अपने शोहर की हाँ में हाँ मिलाने लगी। मामा, कितनी गलत बात है। आपने 2 सेकंड नहीं लगाए और पार्टी चेंज करने में, और आप पापा की साइड पर हो गए हो। बेटा जी, मैं पापा की साइड नहीं अपनी बहू की साइड पर हूँ। मामा, मुझे लग रहा है कि मेरे घर में पॉलिटिक्स चल रही है। हम सब लोग एक ही पार्टी में हो गए हैं। इसकी बात पर तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। शामिर, जाकर हमारी बहू को देखो, उसकी तैयारी में कितनी देर है। हम लोग टाइम से निकले हॉल के लिए। जी मामा, जा रहा हूँ। पता नहीं वो पार्लर वाली क्यों मेरी अच्छी खासी खूबसूरत बीवी के चेहरे पर इतनी लेपा पोपी करती रहती है। पिछले 2 घंटों से उसके चेहरे पर जुल्म किए जा रही है। शामिर अफसोस को नज़रों से कहता हुआ उठा और बड़े बड़े कदम भरता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में दाखिल हुआ, मगर नज़रें जब सामने उठी तो पलटना भूल गई थी। जी मैम, आप देख लें, अगर कोई कमी है तो बता दीजिए, मैं ठीक कर देती हूँ। वरना तो ओवरलुक बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत पर जोर देते हुए पार्लर वाली ने मिरहा की खूबसूरती को सराहा। नहीं, आप जाएं, थैंक यू सो मच। मिरहा ने बहुत मध्यम आवाज़ से कहा। जी मैम। पार्लर वाली अपना सामान उठाकर रूम से बाहर चली गई। मिरहा फुल तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी हुई अपनी फाइनल लुक देख रही थी। वो स्किन कलर की मैक्सी पहने हुए और साथ में भारी कामदार दुपट्टा जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था, मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो बहुत एक्सपेंसिव और खूबसूरत थी। जब शामिर रूम में दाखिल हुआ तो उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो अपने वलीमे की ड्रेस में बेहद हसीन लग रही थी और अपने हुस्न से शामिर पर बिजलियां गिरा रही थी। शामिर चाहकर भी उसे नजरें हटा नहीं पा रहा था। वो मुस्कुराता हुआ गहरी नजरों से देखता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हुआ। शामिर के दरवाज़ा खोलने पर मिरहा ने पलटकर उसकी जानिब देखा। एसीपी की जान इतनी खूबसूरत लगकर क्या एसीपी की जान लेने का इरादा है? वो गहरी नज़रों से देखता हुआ उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे खुद के करीब कर गया। शामिर की तारीफ मिरहा ने शर्मा कर पलकें झुका ली। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने तो सोचा कि पार्लर वाली मेरी बीवी की खूबसूरती को ख़राब कर देगी, मगर यहाँ तो उसने मेरी बीवी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। वो उसकी नाजुक मखमली गालों पर अपनी सख्त दाढ़ी वाले गाल रब करते हुए मदहोश सा हो रहा था। उसकी बियर्ड की जुबन से मिरहा ने सिसकी भरी थी। शामिर ने उसकी मध्यम सी सिसकी की आवाज़ पर अपना चेहरा ऊपर करके उसकी जानिब देखा। उसकी झुकी हुई पलकें और शर्म से लाल चेहरे को देखकर शामिर के अनाबी लब मुस्कुराए। वो बोलता हुआ जाज़िब नज़र लग रहा था। अपनी मुस्कुराहट को दबाने के लिए उसने अपने दांतों तले अपने निचले होंठ के किनारे को दबा लिया। मेरी जान को दाढ़ी से चुभन हुई है? शामिर ने मोहब्बत भरे लहजे से पूछा। जी, मिरहा ने बहुत कम आवाज में कहा। मेरी जान, इतनी सी चुभन तो बर्दाश्त करनी होगी। शामिर ने मुस्कुरा कर कहा।
اگر آپ کو میری داڑھی کی چوبن اچھی نہیں لگتی تو کیا میں اپنی داڑھی کٹوا دوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی بیوی کے لیے کلین شیو بھی بن سکتا ہوں۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میری داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ شامر اس کے منہ سے کچھ گلوانا چاہتا تھا اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ نہیں، آپ کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، میرا نے بے اختیار بول دیا، مگر اپنے جملے کی تیزی پر جلدی سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے زبان کو دانتوں تلے دبا لیا۔ بس یہی پتہ لگانا تھا مجھے کہ میری بیوی کو میری داڑھی اچھی لگتی ہے یا نہیں۔ شامر نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ یہ سچ تھا کہ شامر کی خوبصورتی میں اس کی داڑھی بے حد اہم کردار ادا کرتی تھی۔ شامر کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے کو اور بھی جاذب نظر بناتی تھی اور اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کرتی تھی۔ یہ بات تو اسے بہت بار اس کے دوست اور گھر والوں نے کہی، مگر آج وہ یہ بات مرحا کے منہ سے سن کر بہت سرور حاصل کر رہا تھا۔ اچھا بتاؤ تمہیں اور کیا مجھ میں اچھا لگتا ہے؟ وہ شوق انداز سے بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مرحا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، جسے شامر نے ناکام بناتے ہوئے اور بھی سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گرفت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ مانو آج وہ اپنے سینے میں ہی مرحا کو چھپا لے گا۔ بتانا تو پڑے گا کہ میری پیاری بیوی کو مجھ میں اور کیا اچھا لگتا ہے، یا پھر کہہ دو کہ تمہیں مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میر پلیز چھوڑے، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھ سے نہیں بتایا جائے گا۔ مرحا نے پلکیں جھکاتے ہوئے شرما کر کہا۔ وہ شرماتے ہوئے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شامر کا دل بالکل بھی ولیمہ ریسپشن میں جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ ہائے، جب تم میر کہہ کر اپنے ان خوبصورت لبوں سے میرا نام لیتی ہو، مر مٹنے کو دل چاہتا ہے میرا۔ شامر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کی خوبصورت پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے مرحا کے پورے بدن میں بجلی کی سی لہر دوڑ گئی۔ پھر سے میرا نام لو۔ شامر اس کے لبوں سے اپنا نام بار بار سننا چاہتا تھا۔ میر نظریں جھکائے ہوئے ہی بولا۔ پھر سے کہو میر، پھر سے ایک بار اور کہو، مجھے بہت سرور آتا ہے تمہارے لبوں سے اپنا نام سن کر۔ جی نہیں، میں اب نہیں بولوں گی۔ اچھا جی، کیوں نہیں بولیں گی؟ کیونکہ ہمیں ہال میں پہنچنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مرحا نے ایک طرف سے ٹھوس ریزن دیا۔ میں تو اپنی ریسپشن پر نہیں جاؤں گا۔ اپنی خمار آلود نظریں مرحا کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ مرحا نے فوراً سے پلکیں اٹھا کر شامر کی جانب دیکھا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کھڑا تھا۔ شامر کے اتنے نزدیک ہونے سے مرحا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ مرحا کا دل دھک دھک کر کے باہر آنے کو تیار تھا۔ سمپل، پہلے میرا منہ میٹھا کراؤ، پھر چلوں گا میں ہمارے ولیمے کے فنکشن میں۔ یہ پھیکا اور بنا کچھ کھائے پیے والا ولیمہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ نیچے سے آئے ہیں تو آپ کچھ کھا پی لیتے اور منہ میٹھا کر لیتے، اور میں آپ کو روم میں کیسے کچھ کھلا سکتی ہوں؟ میرا بنا اس کی بات کا مفہوم سمجھے اپنی ہی دھن میں بول گئی۔ میں نے جس چیز سے منہ میٹھا کرنا ہے وہ نیچے موجود نہیں تھی میر کی جان۔ مطلب؟ میرا کو اب بھی شامر کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مطلب کہ میرا منہ میٹھا تم اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے کرواؤ گی؟ میرا کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بڑی شدت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا۔ شامر پلیز۔ مرحا نے گھبرا کر اپنی کمر پر رکھے ہوئے شامر کے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا۔ میر کی جان، ہلکان مت کرو خود کو، میری گرفت سے تم کبھی نہیں نکل سکتی۔ تمہاری جان اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میری مضبوط باہوں کا دائرہ توڑ سکے، اور رہی منہ میٹھا کرنے کی ہی بات تو وہ تو میں ہر صورت کر کے جاؤں گا، کیونکہ ولیمہ ایسے نہیں ہوتا۔ ولیمے کے لیے پہلے اچھی بیویاں اپنے شوہر کا منہ میٹھا کرواتی ہیں، اور تم رات کو بھی میرے ساتھ بہت ناانصافی کر چکی ہو۔ اب اس سے زیادہ ناانصافی میں برداشت نہیں کروں گا۔ شامر کے لہجے میں کچھ ضد نظر آ رہی تھی اور کچھ حکم۔ مرحا کے بولتے لبوں پر جھک کر خاموش کروا گیا۔ اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو اپنی لبوں کی قید میں لے گیا۔ سانسوں کو رکتے ہوئے محسوس کر کے مرحا نے شامر کے سینے پر دباؤ دے کر اس کی گرفت سے دور ہونا چاہا، مگر اس کی کوشش پر شامر نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ اور بھی زیادہ سخت کر دیا۔ شدت سے لبوں کی نمی کو پیتے ہوئے وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ مرحا کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے بنا اس کے لبوں کی نمی کا ایک ایک قطرہ اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اپنی معصوم محبت کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے لبوں کا نشہ کرتے ہوئے شامر اپنے ہوش و حواس میں بالکل نہیں تھا۔ مرحا شامر کے کرتے کو سختی سے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھی۔ مرحا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مرحا نے شامر کو دھکا دے کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس کا شامر پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ شامر پوری طرح سے اس کے اوپر جھکا ہوا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں سما رہا تھا۔
ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے زمین پر گرنے سے سپورٹ دے رکھی تھی۔ کافی دیر بعد شامیر نے میرا پر ترس کھاتے ہوئے سے آزاد کیا۔ میرا کی تیز سانسیں جو کہ گلے میں اٹک رہی تھی، میرا کا دل سو کی اسپیڈ میں دھڑک رہا تھا کہ جو میکسی کے اوپر سے ہی دھک دھک کرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، سانسوں کی روانی پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرا نے شکوہ کی ان آنکھوں سے شامیر کو دیکھا۔ سوری میر کی جان، تمہارے اندر اتنا نشہ ہے کہ میں دیکھوں نا، ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں رہا۔ یہ میرا کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شامیر میرا کے ہونٹوں پر پھر سے جھکنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شامیر بیٹا، کتنی دیر ہے؟ باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ہال میں مہمان بار بار میرا اور شامیر کا پوچھ رہے تھے، جس کی وجہ سے شامیر کی ماں کو بلانے کے لیے انہیں آنا پڑا۔ جی ماما، ہم لوگ آ رہے ہیں، شامیر نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ میر کی جان، باقی رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، تم جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، پھر ہم چلتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، کتنی دیر ہے؟ آپ کے بیٹے اور میری بہو کی سارے مہمان ریسپشن ایریا میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ زبیر صاحب نے اپنی بیگم کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولا۔ جی بس وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ ویسے کیا بات ہے زوجہ محترمہ، آج بہت حسین لگ رہی ہیں، ہمیں تو پرانے دن یاد آ گئے۔ چھوڑو یار، شامیر کے ولیمے کو ہم اپنے ولیمے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ زبیر صاحب اپنی بیوی کو کندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بڑے ہی شوق انداز میں بولے۔ چھوڑیں بھی ملک صاحب، آپ تو کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی موقع کی نزاکت کو سمجھ جایا کریں۔ یہ باتیں اب آپ کو زیب نہیں دیتی، اب آپ بہو اور داماد والے ہو گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بولی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو کچھ دیر پہلے کہہ کے گئی تھی کہ ساری مٹھائیاں وغیرہ اور گفٹس جو ہیں وہ آپ گاڑی میں رکھوا دیں، آپ نے رکھوائے؟ جی بیگم، سب کچھ رکھوا لیا، بس اب تو آپ کے چلنے کی دیر ہے۔ اور مسکراتے ہوئے بولے، جی تو چلیں پھر، کس کا انتظار ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے دونوں گھر سے نکل گئے۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہے؟ اور میرب کیسی ہے؟ جی امی جان، ہم دونوں ٹھیک ہیں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم لوگ نکلے وہاں سے کہ ابھی تک نہیں؟ جی بس امی جان، ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ پہنچ گئی ہیں ہال میں؟ نہیں بیٹا، بس ہم لوگ نکلنے لگے تھے تو مجھے خیال آیا کہ تم لوگوں سے پوچھ لوں کہ کتنی دیر ہے تم لوگوں کی، وقت پر پہنچ تو جاؤ گے نا؟ امی جان آپ پریشان نہ ہو، آپ بس نکلے، ہم بھی پہنچ رہے ہیں، اور میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، بے فکر رہیں۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، خیریت سے آؤ، گاڑی زیادہ تیز مت چلانا، ٹھیک ہے نا؟ دھیان سے آؤ، اللہ حافظ۔ جی امی ٹھیک ہے، آپ بھی دھیان سے جائیں، اللہ حافظ۔ شاہ، امی جان کیا کہہ رہی تھیں؟ جانے شاہ، تم امی جان کو چھوڑو، تم وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور میرے شاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا شوق انداز سے بولی۔ چند سجنا وے نیڑے نیڑے ہو، کہنیاں نگاواں میتھوں دور نہ کھلو۔ رومان شاہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے چھوڑ میرب کی کمر کی بیک سے ایک بازو گزارتے چھٹکے سے خود کے قریب کرتے ہوئے سونگ کے دو بول گنگنایا۔ رومان شاہ کی بہکی ہوئی نظروں میں دیکھ کر حیرانگی سے شاہ کو دیکھا، کیونکہ شاہ کا بولا وہ رومانٹک پنجابی سانگ میرب کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرب کی حیرانگی کو سمجھتے ہوئے رومان شاہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرب میری جان، تم یوں حیرانگی سے دیکھ کر میرے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو۔ کبھی تو میری جان اپنے پنجابی شاہ کے لب و لہجے کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ شاہ پلیز آپ مجھے یہی لائنز اردو میں سمجھا دیں۔ میری چاند جیسی محبوبہ میرے قریب آؤ، میری نظریں کہہ رہی ہیں مجھ سے دور مت رہو۔ یہ سن کر میرا بلش کرتے ہوئے بولی تو شاہ اب یہی بات مجھے اردو میں بولا کریں۔ میری جان، اردو وچ مینوں چس نہیں آندی۔ شاہ اب یہ کیا تھا؟ میرب ایک دفعہ پھر حیرانگی سے بولی۔ میرب کی ایسی شکل دیکھ کر شاہ کا گاڑی کے اندر بے ساختہ کہکا گونج اٹھا۔ شاہ آپ اس طرح کے الفاظ بول کر مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اب آپ نے کیا بولا ہے؟ میرب ناراض سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ناراض مت ہو شاہ کی جان، میں بھی سمجھاتا ہوں۔ میری جان، اردو میں اپنی فیلنگز کو بیان کرتے ہوئے مجھے وہ مزہ نہیں آتا۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، اینڈ آئی لو اٹ، آئی فیل گڈ ٹو ایکسپریس مائی فیلنگ ان پنجابی۔ میرب نے شاہ کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ شاہ آپ اپنی مادری زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میرب نے شاہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ایسے ہی جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمام مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ملک زبیر صاحب اور ان کی اہلیہ ہال میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ رومان شاہ کی گاڑی ہال کی پارکنگ ایریا میں رکی۔ رومان شاہ گاڑی سے اترا اور گھوم کر دوسری سائڈ سے آ کر اس نے میرب کی طرف کا دروازہ کھولا، اپنے مضبوط ہاتھ میرب کے آگے پھیلایا۔ میرب نے اپنا نازک ہاتھ شاہ کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔
شاہ نے میرب کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ میرب اپنی بھاری کامدار فراک سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ میرب شاہ کے بازو میں ہاتھ ڈالے محبت بھری نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ میرب دونوں مسکراتے ہوئے ہال کی طرف چل دیے۔ مہک اپنی نظروں کا زاویہ ٹھیک کرو، ہمارے لیے کوئی نئی مشکل مت کھڑی کر دینا۔ مہک کی ماں مہک کی جلتی بھری نظریں جو میرب اور رومان کا تعاقب کر رہی تھی ان کو دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو میری نظریں دکھائی دے رہی ہیں اور جو میرے رومیو کے ساتھ چپک کر چل رہی ہے اس کا کیا؟ مہک کا لہجہ انتہائی بدتمیزی اور غصے والا تھا۔ کم عقل لڑکی، وہ بیوی ہے اس کی، پورا حق ہے اسے اس کے ساتھ چلنے کا۔ مہک کی ماں دانت پیستے ہوئے بولی، اس کا کوئی حق نہیں ہے اس رومیو کے ساتھ ایسے چلنے کا۔ رومیو کل بھی میرا تھا، رومیو آج بھی میرا ہے، میں رومیو کو واپس حاصل کر کے رہوں گی، نے ضدی انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں رومیو کو پانے کا جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تم اسے کل کا کمزور رومیو مت سمجھو، وہ آج کا رومان شاہ ہے۔ اگر تم نے اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ تمہاری ہستی مٹا دے گا۔ ہمارے پاس پہلے ہی سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم خود تو ذلیل ہوگی، ساتھ میں ہمیں بھی کرواؤ گی۔ امی آپ چپ رہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ کیسے ہینڈل کرو گی تم یہ سب؟ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی ہے۔ ہاں تو آپ کا وہ بھتیجا میرے لائق نہیں تھا، اچھا وہ اس سے جان چھوٹ گئی، ورنہ میں رومیو کو کیسے پاتی؟ مہک، مجھے تو لگتا ہے کہ تم میں عقل کی کمی ہے۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم میں عقل ہے ہی نہیں۔ اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ چلیں بھابھی، آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ؟ اندر چلتے ہیں ہال میں۔ رومان شاہ کی ماں اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے مہک سے بحث کرتی ہوئی اپنی جیٹھانی کے پاس رک کر کہنے لگی، جی جی چلتے ہیں۔ مہک کی ماں مہک کو گھورتے ہوئے اپنی دیورانی کے ساتھ چل دی۔ میر پلیز سامنے دیکھ کے گاڑی چلائیں۔ شاہ میر جو گاڑی چلاتے ہوئے بار بار میرا کی طرف دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ میر کی جان، تو کس نے کہا تھا اتنا خوبصورت لگنے کو کہ میں نظر ہی نہ ہٹا سکوں؟ بس کر دینا میر، آپ بھی نہ۔ میرا شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، کیا بس کر دوں؟ ابھی تو میں نے کچھ شروع ہی نہیں کیا۔ میر شوخ لہجے میں بولا، ابھی سے نہ اتنا شرماؤ، ابھی تو تمہیں بہت سے موقع دینے ہیں شرمانے کے۔ شاہ میر کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے میرا کے گال دہک اٹھے۔ ڈاکٹر اور مریض بات کرتے ہوئے تو عام طور پر مریض ڈاکٹر سے یہ توقع کرتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ بہت ہمدردی اور محبت سے بات کرے، اور جب ڈاکٹر مریض کی علامات، میڈیکل ہسٹری اور دیگر تفصیلات پوچھتے ہیں تو اگر مریض ڈاکٹر پر پوری طرح سے اعتماد کر کے بتاتا ہے تو ایک ڈاکٹر کو علاج کرنے میں بہت حد تک کامیابی ہوتی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیشنٹ کی ہسٹری جاننا بے حد ضروری ہوتی ہے۔ پیشنٹ کی فیملی ہسٹری، پیشنٹ کے ارد گرد کا ماحول جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اسے مریض کے علاج ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ پیشنٹ کا علاج شروع کرنے سے پہلے ہسٹری جاننا بہت ضروری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل فیملی ہسٹری، آکوپیشن۔ یاد رکھیں کہ لسن یور پیشنٹ، گڈ کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ یور پیشنٹ۔ اوکے، اینی ون ہیو کوشچن؟ یس سر، آئی ہیو اے کوشچن۔ یس شیور سر۔ اگر پیشنٹ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی بات نہ بتا سکے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مریض کے ساتھ اپنی بانڈنگ بڑھائیں اور لہجہ ہمدردانہ رکھیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ڈاکٹر ہما کے سوال پر ڈاکٹر شاہ زیب نے کلیئر کرتے ہوئے جب جواب دیا، آج ڈاکٹر شاہ زیب کا میٹنگ میں ایک اہم لیکچر تھا۔ وہ بلو کلر کی جینس کی پینٹ کے اوپر اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں والے وائٹ کوٹ کے اوپر گلے میں اسٹیتھوسکوپ پہن رکھا تھا۔ بھئی یہ نام میرے سے نہیں لیا جاتا، مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے یہ نام۔ آنکھوں میں گلاسز لگائے ہوئے کھڑا ڈاکٹر میٹنگ روم میں لیکچر دے رہا تھا۔ اوکے تھینک یو، میٹنگ از اوور، ڈاکٹر شاہ زیب کہتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر شاہ زیب پلیز کیا آپ مجھے کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ہما ڈاکٹر شاہ زیب کے پیچھے پیچھے میٹنگ روم سے باہر آئی۔ ڈاکٹر ہما کی آواز پر ڈاکٹر شاہ زیب رک گیا۔ ڈاکٹر شاہ زیب جو کافی دنوں سے ڈاکٹر ہما کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ جس سوال کا جواب اس سے چاہتی تھی وہ خود اس سوال کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر ہما کو کیا جواب دیتا، اس لیے ڈاکٹر ہما کی سوالیہ نظروں سے کتراتا ہوا وہ میٹنگ روم سے باہر آیا تھا۔ مگر اب جب وہ اس کے پیچھے آئی تو اب بات سننا مجبوری تھی۔ جی بتائیں، وہ دونوں پاکٹس کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے تھرتھری انداز میں بولا۔ ڈاکٹر کیا ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ اور چائے پیتے ہوئے ہم بات بھی کر لیں گے؟ ڈاکٹر ہما نے ڈاکٹر شاہ زیب کی اگنورنس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہما، مجھے ایک ایمرجنسی ہے، پیشنٹ کو چیک کرنے جانا ہے۔
डॉक्टर शाहजेब ने साफ साफ बहाना बनाया था डॉक्टर हुमा से जान छुड़वाने के लिए। डॉक्टर शाहजेब, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो प्लीज़ साफ साफ बता दें, इस तरह बहाने मत बनाएं। डॉक्टर हुमा मायूस लहजे में कहते हुए जाने लगी। डॉक्टर हुमा, मेरा ये मतलब नहीं है, चले हम बैठकर बात करते हैं। डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा का मायूस चेहरा देखते हुए बोला। शाहजेब के साथ मीरा की मोहब्बत को लेकर जो हुआ, डॉक्टर शाहजेब बिल्कुल भी वैसा डॉक्टर हुमा के साथ नहीं करना चाहता था, मगर वो अपने दिल में मेरा के सिवा फिलहाल किसी को जगह भी नहीं दे पा रहा था। वो दोनों चलते हुए हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में आ गए। दोनों कुर्सियों को खींचते हुए टेबल पर बैठ गए। डॉक्टर हुमा के चेहरे पर इस वक्त पूरी तरह से मायूसी छाई हुई थी। शाहजेब ने चाय का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद नजरें झुकाकर बैठी हुई डॉक्टर हुमा की जानिब, डॉक्टर हुमा, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं। फिलहाल मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इसीलिए मैं आपसे बात करने से कतरा रहा था। मेरा हरगिज मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। शाहजेब शर्मिंदा नजरों से देखता हुआ बोला। डॉक्टर शाहजेब, मुझे पता है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हैं और ऐसी कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं। बस मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ क्या आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं? डॉक्टर हुमा ने जवाब तलब नजरों से देखते हुए पूछा। प्लीज डॉक्टर शाहजेब, मुझे हकीकत से आगाह कर दें ताकि मुझे कदम पीछे हटाने में आसानी हो। जब तक मुझे हकीकत नहीं पता चलेगी, कहीं ना कहीं मैं आपके लिए उम्मीद लगाए रखूंगी। तो बेहतर यही है कि आप एक ही बार हकीकत बताकर मेरी उम्मीद ख़त्म कर दें। डॉक्टर हुमा बहुत मायूस लहजे में बोल रही थी। डॉक्टर हुमा, देखो, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मगर अब उनकी शादी हो गई है, तो इनमें इंटरेस्टेड रहने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। जब आप ख्यालों की दुनिया में किसी के साथ इस कदर इन्वॉल्व रहते हैं कि आपने इसके साथ अपनी दुनिया आबाद कर रखी होती है, तो दुनिया से निकलने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है। शायद मैं भी इस वक्त इसी सिचुएशन में हूँ। शाहजेब के दिल का दर्द उसके चेहरे पर डॉक्टर हुमा साफ देख सकती थी। कहीं न कहीं डॉक्टर हुमा को ये सुनकर बहुत तस्कीन हुई थी कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर हुमा की टूटती हुई उम्मीद ने फिर से दम भरना शुरू कर दिया। डॉक्टर शाहजेब, को जल्दी नहीं है, मैं आपका इंतज़ार कर सकती हूँ, और अगर आप अपने दिल को संभालने में कामयाब हो गए तो प्लीज़ मेरी तरफ ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का मौका दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होंगी। डॉक्टर हुमा, आप एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं और इससे कहीं ज़्यादा अच्छी इंसान हैं। आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हैं। फिलहाल मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। डॉक्टर शाहजेब, मेरी छोड़ें, आप अपनी बात करें कि आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं और मैं शायद कहीं ना कहीं आपके काबिल नहीं हूँ। नहीं प्लीज़ डॉक्टर हुमा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आप समझ रही हैं, आप बहुत अच्छी और काबिल हैं, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूं, जिसने बहुत साल किसी से बहुत मोहब्बत की और अपनी एक तरफा मोहब्बत को अपने दिल में संभाल के रखा, मगर वो एकदम से जब मुझसे छिन गई, मुझे ये सारी दुनिया फजूल और बेकार लगने लगी। कोशिश कर रहा हूँ अपने दिल के बिखरे हुए टुकड़ों को संभालने की। जिस दिन कामयाब हो गया, आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत को बड़ी अकीदत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। डॉक्टर शाहजेब से डॉक्टर हुमा का मायूस चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि जिस दर्द से वो खुद गुजरा है, उसी दर्द से किसी और को भी उसकी वजह से गुजरना पड़े। मोहब्बत की तड़प और जुदाई कैसी होती है, ये बात उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। डॉक्टर हुमा को उम्मीद का दामन थमाते हुए वो दोनों उठकर वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। क्या हुआ है, इतने खतरनाक तेवर क्यों हैं तुम्हारे? रुमान शाह ने मीरब के गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए कहा। आप मुझसे बात मत करें। गुस्से से नज़र घुमाकर मसनूई हंसी चेहरे पर सजाए हुए मीरब बोली। मेरी जान, तुम्हें गुस्सा किस बात का है और मैं तुमसे बात क्यों ना करूं? रुमान शाह हैरानी से उसकी जानिब देख रहा था और आसपास चलते हुए मेहमानों और रिश्तेदारों का लिहाज करते हुए वो भी अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए था। आपने महक के साथ क्यों पिक बनवाई? गुस्से से आग बबूला होकर कहा। मेरी जान के टोटे, मैंने इसके साथ कोई पिक नहीं बनवाई। मैं तो शामिर और मिरहा के साथ पिक बनवा रहा था। अगर वो ज़बरदस्ती वहाँ आकर खड़ी हो गई तो मैं क्या करता? वहाँ से उठ जाता तो सोचो वहाँ मिरहा की रेपुटेशन पर कितना असर पड़ता। आप चुपचाप बैठे रहे, मुझे फ़िलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे इस वक्त आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो आपकी साइड पर ही आकर क्यों बैठी? मैं कहीं अचानक इस स्टेज पर आकर शामिर के साथ बैठकर तस्वीर बनवाना मीरब के दिल को आग लगा गया था। रोमान शाह ने ठंडी आ भरी थी। मीरब, वो जब तक यहाँ पर रहेगी इस तरह की चीप हरकतें वो ज़रूर करेगी। मैं बहुत जल्द उसका यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। प्लीज़ तुम उसकी घटिया हरकतों की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मत बढ़ाना। रोमान शाह ने समझाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। रोमान, मेरे ख्याल से मीरा को हम यहीं से साथ लेकर चलते हैं। तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है?
رومان شاہ کی امی اچانک سے چلتے ہوئے رومان شاہ کے پاس آ کر مشورہ مانگ رہی تھی۔ رومان شاہ اور میرم نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے امی جان کی جانب دیکھا۔ جی امی جان، آپ کو جس طرح مناسب لگے۔ رومان شاہ نے فیصلہ اپنی امی جان پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، میرے خیال سے یہی مناسب ہے کہ ہم لوگ مرحا کو ہال سے ہی سیدھا لے کر چلتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ شامیر بھی ساتھ میں چلے، مگر اس کا شاید کوئی ضروری کیس ہے جس کے لیے اسے جانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ صبح آئے گا اور کل کا دن ہمارے ساتھ ہی گزارے گا۔ میرب کی والدہ کہہ رہی تھی کہ میرب کو ہم لوگ یہیں پر چھوڑ جائیں، کل جب شامیر آئے گا تو وہ بھی ساتھ میں آ جائے گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب سے میرب کی رخصتی ہوئی ہے، نہ تو اپنے میکے ملنے آئی ہے اور نہ ہی رکنے کے لیے۔ اس کی امی کافی زور دے رہی ہیں میرب کے رکنے پر۔ رومان شاہ کی ماں ساری تفصیل اپنے بیٹے کی گوش گزار کر کے اس کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ امی جان، یہ سارے معاملے میں میرب کے رکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ رومان شاہ میرب کے رکنے پر بیزار سا منہ بناتے ہوئے بولا، شاہ ماما بالکل صحیح تو کہہ رہی ہیں۔ میں جب سے رخصت ہو کر آئی ہوں، ایک بار بھی میں ماما کے گھر نہ رکنے کے لیے گئی ہوں، نہ ہی ملنے کے لیے۔ میرا تم سے میں نے رائے مانگی نہیں نا، اس لیے تم اپنی قیمتی رائے اپنے پاس رکھو۔ جب ضرورت ہوگی تو تمہاری رائے جان لوں گا۔ میرب کے جانے میں انٹرسٹڈ ہوتے دیکھ کر رومان شاہ کا غصہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ رومان، وہ میرب نے کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ میرے خیال سے اسے بھی تم آج کا دن رکنے کی اجازت دے دو۔ پاس کھڑی ہوئی رومان شاہ کی امی نے رومان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی جان، آپ جا کر میرا والا مسئلہ سلجھائیں۔ میں اور میرب آپس میں بات کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ میرب نے رکنا ہے یا نہیں۔ آپ پریشان نہیں ہو۔ رومان شاہ اپنی ماں کی بات کو ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جلدی کو فیصلہ کر کے بتا دو تاکہ میں اس کی امی کو جواب دے سکوں۔ رومان شاہ کی ماں کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اب بتاؤ کیا فرما رہی تھی تم؟ اپنی امی کے جاتے ہی رومان شاہ نے گہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ماما لوگوں کے گھر رکنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں ان سے بہت اداس ہو گئی ہوں۔ میرا من منانے والے انداز سے بول رہی تھی۔ شاہ کی نظروں میں دیکھنے کی تو اس وقت میرے میں ہمت نہیں تھی، اسی لیے نظروں کو زمین پر گاڑے ہوئے کھڑی تھی۔ اپنی اداسی کی بہت فکر ہے تمہیں، اور میرا کیا؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے کھڑا ارد گرد سے بے نیاز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، بس ایک دن کی تو بات ہے، میں نے کون سا وہاں پر مہینوں رکنا ہے؟ مہینوں رکنے والی بات تو تم بھول جاؤ، اور فی الحال میں تمہیں ایک دن بھی رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انداز حکمرانہ تھا۔ شاہ، اس طرح ماما ناراض ہو جائیں گی، پلیز مجھے ایک بار جانے دیں۔ وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم جاؤ گی تو میں تم سے بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، پھر تم منانے کی کوشش بھی کرو گی تو نہیں منا سکو گی۔ مگر شاہ، میں ماما سے انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میرب جو سچ میں اپنی ماما پاپا سے بہت اداس تھی، وہ شاہ کو اپنی دلیلوں سے مطمئن کرنا چاہتی تھی، مگر میرب کی دلیلیں شاہ پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہو، مگر تم رکنے سے انکار کرو گی، اور رکنے کی صورت میں کڑی سزا کے لیے تیار ہے نا؟ وہ اپنا حکم میرب پر صادر کر کے چلتا ہوا میرا اور شامر کی جانب چلا گیا۔ میرا ایوری تھنگ اوکے، سب ٹھیک ہے؟ فوٹو سیشن کے دوران میرا اچانک سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جسے شامیر کی نظروں نے فوراً نوٹس کیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، یا یوں کہیں کہ اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ گھبرا کر میرا نے اپنا ہاتھ شامیر کے ہاتھ پر رکھ کر زور سے پکڑا تو شامیر نے میرا کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اس وقت پسینے کی بوندوں سے بھرا ہوا چمک رہا تھا۔ میرا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شامیر نے فوٹو سیشن روکتے ہوئے میرا کو سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس تھمایا۔ ریلیکس میرا، کیا بات ہے، کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ میرا نے شامیر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر پینا چاہا، مگر گھبراہٹ اور کپ کپ کی وجہ سے سارا پانی اس کے اوپر گر گیا۔ شامیر اس کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ میرا اس وقت حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پیچھے ہٹیے، میں نے کہا، پیچھے ہٹے۔ رومان شاہ، جو میرا کی حالت دور سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، لوگوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے چلایا۔ رومان شاہ کی دھار سے اسٹیج کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے سب لوگ دور ہو گئے۔ میرا بچہ، کیا بات ہے؟ رومان شاہ میرا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ میرا گھبراتے ہوئے رومان شاہ کے ساتھ لگی۔ میرا کے چہرے پر ایک وحشت طاری تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی کانپ رہی تھی، آنسو اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ شامیر میرا کی گھبراہٹ اور ڈر کو جانچتی ہوئی نظروں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومان شاہ کے آنے سے وہ میرا سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ میرا کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت اس کے بھائی سے زیادہ کمفرٹیبل میرا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا بیٹا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں میرا بچہ اتنا ڈرا ہوا ہے؟ رومان شاہ میرا کو کاندھے سے ہلا کر مخاطب کر رہا تھا۔
मगर मेरा बेजान सी होकर सोफे की पुष्ट की जानिब गिर गई, जिससे शामिर और रोमान शाह और भी ज़्यादा घबरा गए थे। रोमान शाह मिराह को बाहों में उठाए हुए बाहर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। रोमान मिराह को क्या हुआ है? रोमान शाह की अम्मी मिराह को यूं रोमान शाह की बाहों में लटकते हुए बेहोश देखकर घबराते हुए आवाज़ें देते हुए पूछ रही थी, अम्मी जान आप अब गाड़ी में आकर बैठे। रोमान शाह बिना रुके तेज कदमों के साथ चलता हुआ बोला, अल्लाह खैर करे, मेरे बच्चों की खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। रोमान शाह की माँ बोलते हुए रोमान शाह के पीछे पीछे कदम उठा रही थी। शामिर रोमान शाह के कदम से कदम मिलाते हुए चलता हुआ आ रहा था। शामिर इनके साथ ही जाकर गाड़ी में बैठ गया। शामिर की अम्मी जान अपनी गोद में मिरा का सर रखे हुए दुआएं पढ़ पढ़ कर उस पर फूंक रही थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए रोमान शाह बार बार पीछे की जानिब मुड़कर मिरा को देख रहा था। शामिर की सांसें गले में अटकी हुई थी। मिरा की जर्द रंगत देखकर, मिरा को बेहोश और बेजान देखकर शामिर का खुद खुद का दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नज़र के सामने बार बार मिरा का रूम में तैयार होकर शर्माया हुआ निखरा चेहरा नजर आ रहा था। मीरा के हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, वो अभी तक होश में नहीं आई थी। शामिर दीवार के साथ टेक लगाए हुए गहरी सोचती हुई नजरों से उसे देख रहा था। शामिर बेहोश मीरा को ड्रिप लगे हुए देखकर सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो उसकी नज़रों से ओझल है, ऐसा क्या है जिससे कि उसकी नज़रें देखकर भी देख नहीं पा रही। इतनी देर में शामिर का फ़ोन बजा, जिस पर उसके बाबा की कॉल आ रही थी। जी बाबा, बेटा तुम लोग कहाँ हो, कौन सी साइड पे हो? हम लोग नीचे खड़े हैं, ज़रा हमें बताओ। बाबा वहीं रुके, मैं आता हूँ, शामिर कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया। डॉक्टर नबीहा, उनको क्या हुआ है? डॉक्टर शाहजेब का मिराह को देखते हुए पहला सवाल। डॉक्टर नबीहा रूम में मिराह की ड्रिप को ठीक कर रही थी। सर, इनको शदीद ज़हनी धचका लगा है। साफ अल्फाजों में कहूँ तो इनको नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है, मगर आइंदा ऐसा हुआ तो उनके दिमाग की नस भी फट सकती है। क्या हो सकता है उसके साथ? वो बड़ी गहराई में सोचता हुआ बोला, सर क्या आप इन्हें जानते हैं पहले से? शाहजेब के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए डॉक्टर अनाबिया बोली, अब एक जगह पे नबीहा लिखा हुआ था और अब यहाँ पे अनाबिया लिखा हुआ है। चलें बहरहाल, जी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर हैं, वो जो बाहर खड़े हैं। डॉक्टर अनाबिया का दूसरा सवाल। नहीं, वो इनके हस्बैंड हैं, वो जो साथ ये आपने जो मेडिसिन बताई थी ये वो है, और कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। रूम में एंटर होते हुए रोमान शाह बोला, नहीं सर सब कुछ ठीक है, आप इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर अनाबिया, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड रोमान शाह हैं और ये इनकी सिस्टर हैं। शाहजेब दरमियान में बोला, इन्हें क्या हुआ है, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी सर, मैंने सब कुछ डिटेल में डॉक्टर शाहजेब को बता दिया, आप इनसे पूछ लें और ये आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज़ आप लोगों का एक फैमिली रिलेशन भी है, तो आई थिंक आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप कंफर्टेबल भी होंगे। जी जी, आप दूसरे पेशेंट को चेक करें, मैंने अच्छे से समझा दूंगा। डॉक्टर शाहजेब बोला, जी सर थैंक यू। वो कहती हुई रूम से बाहर चली गई। रोमान कैसे हो? तो ठीक, तुम बताओ। रोमान शाह ने दो टोक में जवाब दिया, वैसे मुझे मुनासिब तो नहीं लग रहा, मगर पूछना ज़रूरी है कि मीरा अपनी मैरिड लाइफ में खुश तो है ना? वो खुश है या नहीं? तुम क्यों होते हो, कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम मेरी बीवी के बारे में ये सवाल करो? रोमान शाह के कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में ये सवाल करो? रोमान शाह के जवाब, सॉरी, तुम मेरी बीवी के बारे में ये सवाल करो। रोमान शाह के जवाब देने से पहले शामिर ने डॉक्टर शाहजेब को जवाब दिया, जो आया तो रूम में मिरा को देखना था, मगर इन दोनों के दरमियान की बातों को सुनकर वहीं रुक गया। मगर डॉक्टर शाहजेब ने ये बात की तो उससे बर्दाश्त ना हुई और फ़ौरन उसने जवाब दिया, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा यह सवाल पूछना फ़र्ज़ है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उससे भी यही सवाल करता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा पेशा है। डॉक्टर शाहजेब उखड़े हुए लहजे में बोला, हाँ तो डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले सवाल करो, किसी की पर्सनल लाइफ में मत घुसो। शामिर ने भी अपने तेवर दिखाते हुए बोला, अगर सवाल किसी के लाइफ से कनेक्ट हो तो हमारा राइट बनता है कि हम उनसे हर तरह का सवाल कर सकें, ठीक है? जिस तरह से तुम्हारा काम है ना कि हर मुजरिम से सच उगलवाना, तो इस तरह से हमारा भी काम है कि पेशेंट को चेक करने से पहले उसकी मुकम्मल हिस्ट्री को जानना। उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ तो तुम हिस्ट्री जानना, तुम हमारी मैरिड लाइफ में क्यों घुस रहे हो? शामिर का गुस्सा अभी भी कुछ कम नहीं हुआ। हाँ तो हिस्ट्री को देख के यार प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम दोनों एजुकेटेड होके किस तरह बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे हो? दोनों पहले तो रिलैक्स हो, फिर तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनो। इस तरह से हम किसी बात का हल नहीं निकाल सकते ना। रोमान शाह अक्ल का मुजाहरा करते हुए बोला। रोमान शाह को सब समझ आ रहा था कि शाह मीर शाहजेब पर किस बात का गुस्सा निकाल रहा है, इसलिए उसे लगा कि इन दोनों को फिल वक्त खामोश करवाना ही बेहतर है। तो बस रोमान इसे बोल दो कि ये मिरा के मतलब कोई बात ना करे, और वैसे पूरी सिटी में तुम्हें एक ये घटिया अस्पताल ही मिला था। शामिर धीमे से लहजे में चीखता हुआ बोला,
एक्सक्यूज मी, शाहजेब आईब्रो को उठाते हुए बोला। यार प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ, रोमांशा आखिर गुस्से में बोला। शामिर प्लीज यार, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते वो हमें सब कुछ बता रहा है। शाहजेब तुम भी थोड़ा सा यार अपने लहजे में स्वभाव लाओ और बताओ कि मीरा को क्या हुआ है। इस वक्त हमारे लिए मीरा की कंडीशन के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम फालतू की बहस करते रहें। तुम दोनों अपनी बहस को छोड़कर प्लीज़ यार बताओ कि मीरा की कंडीशन ऐसी क्यों है। तुम दोनों मेरे रूम में आओ, वहाँ बैठकर बात करते हैं। शाहजेब कहता हुआ आगे चल पड़ा। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम जाओ, मैं बोला इसको कॉल करके मीरा को किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करवाता हूँ। मेरी बात सुनो शामी, देखो ये वक्त न बहस का है, नहीं है। देखो ये वक्त बहस का न बहस का है, नहीं ना। इस वक्त हमें एक जान होकर मीरा की कंडीशन के बारे में पता लगाना है कि आखिर इससे क्या हुआ है। आज से पहले तो इसकी ऐसी कंडीशन कभी नहीं हुई, तो आज ऐसी क्या वजह बनी कि वो एकदम से इतनी डिप्रेशन में चली गई। मैं मानता हूँ कि वो डरी सहमी रहती थी और वो है दूसरी लड़कियों से थोड़ा सेंसिटिव, मगर जब से वो इस तरह से बेहोश होकर हॉस्पिटल नहीं आई, तो तुम्हारा भी कहने का मतलब यह है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। शामी ने रोमांशा की बात का अलग ही मतलब निकाला। अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक भाई होने के नाते मुझे मीरा की आंखों में नज़र आता है कि वो तुम्हारे साथ कितनी खुश है। रोमांशा को शामिर की हालत समझ आ रही थी कि इसकी मैरिड लाइफ पर किस तरह से उंगलियां उठाई जा रही थी। रोमांशा पहले दिन से ही जानता था कि शामिर मीरा को कितना पसंद करता है, और उसे इस बात का भी अंदाज़ा है कि मीरा की इस कंडीशन के पीछे शामिर नहीं, रीज़न कोई और है। इसलिए वो शामिर से बहुत ही तहम्मुल और मोहब्बत भरे लहजे में बात कर रहा था और उसे समझा रहा था। तो बात रोमान फिर बहस किस बात की। मुझे ले जाने दो मेरी बीवी को, मैं अच्छे से डॉक्टर को इसे चेकअप करवाता हूँ। इसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी थकन की वजह से इसकी तबीयत ऐसी हो गई है, और बाकी जो वजह है वो मैं खुद ही पता लगवा लूँगा, मुझे इस डॉक्टर के मुंह नहीं लगना। शामिर देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त मेरा की कंडीशन नहीं ठीक, ये तुम भी जानते हो। और रही बात डॉक्टर शाहदेव की, यार तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो पास्ट था, गुजर चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं। उसका फ्यूचर तुम्हारे साथ है, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के नाते वो हमें जो बता रहा है वो राइट है, और वो पहले से हमें जानता है, इसलिए उससे कुछ छुपा नहीं। इसलिए उससे कुछ छुपा नहीं, वो हमें अच्छे से बता सकेगा कि आखिर उससे मसला क्या है। पर तुम प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है, चलो एक दफ़ा हमें इसकी केबिन में जाना चाहिए। रोमांशा शामिर की बात को काटते हुए बोला। फाइन शामिर, सख्त लहजे में बोला, और दोनों उठकर डॉक्टर शाहदेव के केबिन की तरफ चल पड़े। अम्मी जान आप चुप हो जाएं, देखिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मिरा ठीक हो जाएगी, मिरा को कुछ नहीं होगा। शाह और भाई दोनों हैं ना उसके पास, वो भी थोड़ी देर में आके हमें बता देंगे कि उसे क्या हुआ है। मीरा अपने मासूमाना लहजे में अपनी सास को तसल्ली देते हुए बोली, जो तस्बीह पढ़ते हुए साथ में आंसू बहा रही थी। खत इंटरेस्टिंग, खत्म इंटरेस्टिंग, आमीन। ये क्या है? आमीन बेटा, बस दुआ करो वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहन जी आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। आजकल की बच्चियां ना तो कुछ सही से खाती हैं, ऊपर से शादी की थकन भी। आप परेशान ना हो, हम हमारी बहू को बिल्कुल सही करके लेकर जाएंगे। मीरा के साथ मुस्कुराते हुए बोली। जी इंशाल्लाह। मीरा की माँ भी थोड़ा सा मुस्कुराई। चले आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ, मलिक ज़ुबैर बोले। रुमान रुको, मेरी बात सुनो। डॉक्टर शाहदेव के केबिन से निकलते हुए शामिर ने रुमान शाह को रोका। क्या तुम्हें समझ आ रही थी जो डॉक्टर शाहदेव ने कहा? रुमान शाह नजरें झुकाए बिना जवाब दिए खड़ा हुआ था। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या हुआ है उसके पास में? मुझसे कुछ मत छुपाना, जो बात है मुझे साफ साफ बताओ। मेरा हक है कि मैं अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानूं। क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी बीवी को परेशान कर रही है और आज उसकी हालत ये है? क्योंकि डॉक्टर शाहदेव की बातों से मुझे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया है कि मेरा की लाइफ में कुछ तो ऐसा गुजरा जो मेरी नज़र से ओझल रहा, मगर तुम उसे बखूबी जानते हो। रोमान प्लीज़ तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अपनी इसी चुप्पी को तोड़ो और मुझे बताओ कि मीरा के साथ क्या हुआ है। बिना बात की तह तक जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, शामिर फैसला कुन अंदाज से बोला। शामिर की बात सुनकर रोमान शाह ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। रोमान, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि इसकी मासूमियत का किसी ने फायदा उठाया है? शामिर रोमान शाह की चुप का मफहूम समझते हुए बोला। हाँ तुम यही समझो, मैं यूं कहूँ कि यही हकीकत है तो गलत ना होगा। रोमान शाह ने बहुत कम आवाज में कहा। तो रोमान, अगर मीरा की कोई गलती नहीं तो तुम क्यों शर्म से निगाहें झुकाए खड़े हो? शामिर को रोमान शाह का इस कदर शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगा। शामिर, मेरी बहन के दामन पर कोई दाग नहीं है। जब उसके साथ यह हादसा पेश आया इस वक्त वो बहुत छोटी और मासूम थी, मगर वो अपने दिमाग से इस भयानक अक्स को निकाल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो बहुत सेंसिटिव और डरी सहमी रहती है। शामिर, तुम उसे कभी गलत मत समझना, वो बहुत मासूम है। ये बोलते हुए रोमान शाह की आंखें भर आई।
रोमान, क्या तुम पागल हो कि तुम मुझे मेरी ही बीवी की किरदार की गवाही दे रहे हो? उसके किरदार का गवाह मैं खुद हूँ, और तुम्हारी परवरिश पर तो मुझे इस वक्त भी कोई शक व शुबा नहीं था जब तुम मुझे और मैं तुम्हें एक आंख नहीं भाते थे। अब तो हमारे बीच में एक रिश्ता कायम हो चुका है। रोमान, तुमने अपनी बहन की परवरिश बहुत अच्छी की है, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं मिरा के किरदार पर कोई उंगली उठाऊंगा? शामिर की इन लफातों ने रोमान शाह को बहुत हिम्मत दी। रोमान शाह ने नजरें उठाकर शामिर की जानिब देखते हुए खुद से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। शुक्रिया यार, इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहने के लिए। रोमान शाह को शामिर के लफ्ज़ों से बहुत हिम्मत मिली थी। कैसी बातें कर रहे हो अजनबियों की जैसी? अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी बीवी भी है। जितना तुम्हारा फ़र्ज़ है उसकी हिफाजत करना, उससे कहीं ज़्यादा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी हिफाजत करूं और उसके हर दुख में उसके साथ खड़ा रहूं। तुम परेशान नहीं हो, वो जो कोई भी है अब वो मेरा मुजरिम है। मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। इतना तो मैं जान चुका हूँ, वो जो कोई भी था इस वक्त हॉल में मौजूद था। व्हाट? तुम इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि वो शख्स इस वक्त हॉल में मौजूद था? रोमान शाह ने हैरानी से पूछा, क्योंकि मेरा सारे रास्ते मेरे साथ बिल्कुल ठीक आई थी। उसे कोई डिप्रेशन नहीं था, और ना ही उसने कोई ऐसी बात की जिससे मुझे लगा हो कि उसके दिमाग में कोई परेशानी है। मेरा अचानक से स्टेज पर बैठी हुई एकदम से घबराई थी, क्योंकि उसकी आंखों ने कुछ तो ऐसा देखा जिससे उसके माजी का गहरा ताल्लुक था। अगर शामिर एक पुलिस वाला था तो उसके पुलिस वाले दिमाग ने फौरन से तारा स्केच पिक किया। रोमान, क्या तुम उस शख्स का चेहरा पहचानते हो? उस घटिया इंसान को तो मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान जाऊं। शामिर के सवाल का रोमान शाह ने फौरन से जवाब दिया, तो ठीक है, अब तो और भी आसान है इसको ढूंढना। तुम फिलहाल मेरे साथ बाहर चलो। हम चलकर हमारी फैमिली को बताते हैं कि मेरा थकन की वजह से बेहोश हुई थी। टेंशन की कोई बात नहीं है, उसके बाद हम दोनों सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं। हम दोनों मिलकर इसका बीच को ढूंढ निकालेंगे। मेरा बेटा, अब हम लोग चलते हैं। मीरा की अम्मी जान मीरा के पास बैठी हुई उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, अम्मी जान, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरा तकिए से सर को उठाकर अपनी अम्मी जान की गोद में रखते हुए बच्चों की तरह जिद्दी अंदाज में बोली, नहीं मेरा बेटा, आप फिलहाल अपने घर पे रुकें। यहाँ पर सब लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए। रोमांश अपनी माँ का जवाब सुने बिना ही मीरा से मुखातिब होकर बोला, मेरे ख्याल से रोमान, हमें मीरा को साथ लेकर चलना चाहिए। वहाँ पर जाने से इसकी तबीयत और बेहतर हो जाएगी। रोमान शाह की अम्मी को रोमान का यूं मिरा को रुकने का बोलना अच्छा नहीं लगा। अम्मी जान, मेरे ख्याल से मिरा को फिलहाल अपने घर रुकना चाहिए। अगर हम उसको साथ लेकर जाएंगे तो इस तरह शामिर को इसकी फिक्र लगी रहेगी, और शामिर अपने काम में इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ है। वो बार बार हमारी तरफ आ जा नहीं सकेगा। कोई परेशानी की बात तो नहीं? मेरा अब ठीक है। शामिर का जब भी टाइम लगेगा तो वो मेरा को लेकर हमारी तरफ चक्कर लगा लेंगे। रोमान शाह शामिर की नज़रों में मेरा के लिए फिक्रमंदी देखकर अंदर ही अंदर बहुत मुतमईन और खुश था, और वो इस रिश्ते को और मजबूत होता हुआ देखना चाहता था ताकि उसकी बहन अपने घर में खुश रहे। शामिर बेशक मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था, मगर रोमान शाह की जांचती हुई नज़रें ये समझ चुकी थी कि शामिर कहीं ना कहीं मीरा को भेजने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए रोमान शाह ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मीरा को रुकने का कहा। मगर भाई, मैं जाना चाहती हूँ। मीरा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपने भाई से कहा, मेरा हाँ बेटा, जब भाई बोल रहा है कि आपको रुकना चाहिए तो मेरे ख्याल से जिद नहीं करो। रोमान शाह की माँ अपने अक्लमंद बेटे के फैसले को अंडरस्टैंड करते हुए मीरा को समझा रही थी। हाँ भाई, अभी 2-4 दिन मेरी बेटी हमारे पास रहेगी, और मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से खिला पिलाकर सेहतमंद बनाऊंगी। इतने सारे मेहमानों के हजूम की वजह से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मीरा की सास मुस्कुराते हुए बेड की दूसरी जानिब से उसके पास आकर बैठ गई। अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे अपने सीने से लगाकर बड़ी शफकत से बोल रही थी, चले अम्मी जान, हम लोग चलते हैं, मीरा को आराम करने दे। रोमान शाह ने टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, रोमान बेटा, आप लोग खाना खाकर जाइए। रोमान के साथ बेड से खड़ी होते हुए बोली, नहीं आंटी, जज़ाकल्ला, अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे, खाने का फिर कभी खाएंगे। अभी रात काफ़ी हो चुकी है। पता नहीं बेटा वो दिन कब आएगा। शादी के बाद तो आप कभी हमारे घर रुकने के लिए आए ही नहीं। रोमान शाह की सास शिकवा गाह निगाह नज़रों से देखती हुई बोली, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मीरब को लेकर आऊँगा, और आपकी इस शिकायत को मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। रोमान शाह तसल्ली देते हुए मुस्कुराया, तो बेटा, क्या आप मीरब को भी वापस अपने साथ लेकर जा रहे हैं? कम से कम उसे तो छोड़ जाएं। जब से रुखसत होकर गई है कभी रुकने के लिए आई ही नहीं। मैं बहुत उदास हो गई हूँ अपनी बेटी से। कहते हुए मीरब की माँ की आंखें नम हो गई। आंटी प्लीज़ रोए नहीं, आप अपनी बेटी को आज अपने पास रोक लें। शाह मीरब की माँ की आंखों में आंसू देखकर रोमान शाह का दिल पिघल गया। हालांकि ये फैसला उसके लिए कितना मुश्किल था, ये बात तो उसका दिल ही जानता था। मीरब को वहीं छोड़कर रोमांशा अपनी माँ को लेकर घर की तरफ निकल आया। रोमान, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही शख्स है? रोमांशा ने सीसीटीवी कैमरा देखकर
जो शख्स की निशानदेही की थी उस शख्स को देखकर एसीपी शामिर को झटका लगा। इस घटिया शख्स को पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकता, रुमान शाह ने उससे भरी नज़रों से सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कहा। क्या तुम इस शख्स को जानते हो? शामिर के हैरान चेहरे को देखते हुए रुमान शाह ने सवाल किया। हाँ, मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मुझसे जूनियर था, मैंने इसके साथ बहुत साल काम किया है, मगर इस वक्त इसका ट्रांसफ़र लाहौर में है और ये घटिया इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि घटिया इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। अब इसका क्या करना है, तो मुझे ये बताओ। अगर तुम इसको जानते हो तो इस तक पहुंचना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया है। रुमान, अब तुम बेफिक्र रहो। अब वो तुम्हारा नहीं, मेरा मुजरम है। मीरा की उसका हर एक आंसू का उसको अजाला करना पड़ेगा। फिलहाल मीरा को मैं इस माहौल से कुछ दिन के लिए दूर लेकर जाना चाहता हूँ। वापस आकर उसके गुनाहों का हिसाब लो करूँगा। मेरे ख्याल से अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, मुझे उम्मीद है कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए शामिर के ऑफिस रूम से बाहर आ गए। अब तुम घर जाओ, मेरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और मैं भी घर चलता हूँ। अम्मी जान मुझसे मिलने मिले बिना सोएंगी नहीं। पहले ही मेरे इस तरह घर से आने की वजह से परेशान थी, बहुत सवाल कर रही थी अम्मी जान कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैं इस वक्त इनको कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। रमान, तुमने ना बताकर बहुत अच्छा किया। बेहतर है कि हम घर वालों के इस मामले से दूर ही रखेंगे। बेहतर होगा कि तुम मीरब से भी ये मामला डिस्कस मत करना। ओके, फिर मिलते हैं। और तुम निकलने से पहले मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर। हाथ मिलाते हुए दोनों अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने घर चल दिए। डॉक्टर हुमा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मैं कब अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजूं? डॉक्टर शाहजेब ने एकदम से डॉक्टर हुमा को फ़ोन करके बोला तो डॉक्टर हुमा तो चंद सेकंड के लिए सकते में आ गई। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। हेलो डॉक्टर हुमा, आप मेरी बात सुन रही हैं? डॉक्टर शाहजेब फ़ोन पर कोई आवाज़ ना पाकर बोला। जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। बस आपने जो बोला वो मेरे लिए खुशी से कहीं ज़्यादा था, तो इसलिए मेरी खुशी से आवाज़ नहीं निकली। मध्यम आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि मैं कब अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजूं। जी, मैं आपको रात तक बता दूंगी। डॉक्टर हुमा की तो खुशी से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो वो सुनना चाहती थी डॉक्टर शाहजेब वही बोल रहा था। डॉक्टर शाहजेब अल्लाह हाफिज कह के फ़ोन बंद कर चुका था। शाहजेब का दिल रात से बहुत बुरी तरह से दुखी था, जब से शामिर ने उसे कड़े लफ्ज़ों में अपनी बीवी से दूर रहने को कहा। कल शामिर के अल्फाजों ने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। उसने कल दिल से ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। वो डॉक्टर हुमा का हाथ थाम लेगा। उसने दिल से यह किया था कि वो पूरी कोशिश करेगा उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की। डॉक्टर हुमा इतनी मोहब्बत से पहल करते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर शाहजेब ने डॉक्टर हुमा को फ़ोन पर अपनी हाँ का इकरार कर दिया था। रुमान शाह, क्या कर रही हो? मीरब, मामा के रूम में हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ। रुमान शाह, अपने रूम में जाओ। मीरब, क्यों? रुमान शाह, रूम में जाओ, बताता हूँ, और अब कोई सवाल मत करना। मीरब के फ़ोन पर रुमान शाह का टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे। शाह, मैं मामा से बातें कर रही हूँ, अब मैं कैसे इनके पास से उठकर अपने रूम में जाऊँ? कितने दिनों के बाद मेरी मामा से मुलाकात हुई है। मीरब, मेरा दिमाग पहले ही अपनी जगह खिसका हुआ है। मुझे रूम में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आधी रात को दिन दनाता हुआ तुम्हें लेने आ जाऊं तो चुपचाप अपने रूम में जाकर मुझसे बात करो। रुमान शाह का धमकी भरा मैसेज पढ़कर मीरब ठंडी आह भरती हुई माथे पर हाथ रखकर रह गई। अल्लाह मियाँ, कहाँ फंस गई हूँ? इससे तो बेहतर था कि ये मुझे छोड़कर ही नहीं जाते। अब मैं मामा को क्या बोलूँ? मीरब दिल में सोचती हुई कुड़ कर रह गई। मीरब, बेटा जाओ, जाकर रुमान से बात कर लो। मीरब की माँ मीरब के फ़ोन पर आते हुए मैसेज और उसके चेहरे के बदलते हुए जाविये को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, सॉरी मामा, वो शाह को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मीरब शर्मा कर बात बनाते हुए बोली, जी बेटा, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप जाकर अपने रूम में आराम से शाह की ज़रूरी बात भी सुनो और आराम से सो जाओ। तुम काफ़ी थकी हुई हो। मीरब की माँ को अपनी बेटी का शर्माया हुआ चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। मामा प्लीज़ मेरा मजाक तो मत उड़ाए। मीरब बच्चों की तरह अपनी मामा की गोद में सर रखकर लेट गई। अच्छा, नहीं उड़ाती, मगर जाओ, जाकर रोमान से बात करो, मैं बाद में कर लूँगी। मीरब को अपनी माँ के सामने यूं तो रोमान शाह से बात करते हुए पकड़े जाने पर शर्म आ रही थी। नहीं, बुरी बात है, फ़ौरन से जाओ और जाकर अपने शौहर से बात करो। शौहर की बात ना सुनने पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। बीवी का अव्वलीन फ़र्ज़ अपने शौहर का हुक्म मानना है। इसलिए अब तुम मेरे बेटे को तंग मत करो और जाकर उससे बात करो। मीरब, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि रोमान तुमसे इतना प्यार करता है। आज मेरी फिक्र दूर हो गई। रोमान को तुम्हारे लिए इस कदर बेचैन देखकर। मीरब की माँ मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के माथे पर लब रखकर चूम रही थी।
तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा था पागल लड़की, एक्सक्यूज़ दिए जा रही थी। रुमान शाह मीरब की वीडियो कॉल पर आते ही भड़क उठा था। शाह मैं आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे रही थी, मामा मुझसे बातें कर रही थी तो मुझे यूं अचानक मामा के पास से उठकर आना अच्छा नहीं लग रहा था। मीरब मिनमिनाते हुए नज़र झुकाए शाह की बात का जवाब दिया। तुम्हें सिर्फ और अपनी और मामा की फिक्र हो रही थी, और मेरा क्या? रुमाशा ने गहरी नज़रों से उसके डरे सहमे हसन को देखा। वो नज़रें झुकाए हुए बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाकर रुमाशा की बात का जवाब दे रही थी। मेरी तरफ देखो। मीरब ने आहिस्ता से पलकें उठाकर वीडियो कॉल पर रुमान शाह की जानिब देखा। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही, लेने आऊं? गहरी नज़रों से देखता हुआ खुमार आलूद लहजे में बोला। शाह प्लीज़, ये कोई टाइम है आने आने का? आपसे एक रात का गुजारा नहीं हो रहा। मीरब शाह की आंखों में खुमारी देखकर शर्माते हुए ब्लश करने लगी। हाय जालिम, इस कदर अपना गर्विदा कर लिया है आपने कि अब तो एक एक सेकंड आपके बिना हमें सदियों से भी ज़्यादा तवील लगने लगा है। क्या बात है शाह, आप तो चंद घंटों की दूरी से ही दुखी शायर बन गए हैं। मीरब शाह के खुमारी भरे अंदाज में शायरी बोलते हुए देखकर खिलखिला कर हंसी। जालिम लड़की, हंस लो जितना हो सकती है, जितना हो सकता है। वापस मेरी हिरासत में आने के बाद अगर तुम्हारी एक एक सेकंड की दूरी को मैंने अपनी शिद्दतों से पूरा ना किया तो रुमान शाह मेरा नाम नहीं। शाह प्लीज़, अगर एक रात के लिए छोड़ गए हैं तो धमकियां देकर डराएं तो मत। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये एक रात मेरे लिए कितनी मुश्किल बनी हुई है। अभी 10 मिनट नहीं हुए मुझे रूम में आए हुए कि ये रूम मुझे काटने को दौड़ रहा है। आइंदा तुम्हें कभी भी रात को रुकने नहीं दूंगा। जब भी जाओगी दिन को मिलने के लिए जाना। रुमान शाह फैसला सुना चुका था। शाह को तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी आदत हो चुकी है, इस बात का फ़ायदा मत उठाना। जाने शाह, कभी तुम मुझ पर फिदा थी, मगर आज तुम्हारा लम्स मेरी जान बन चुका है, इसलिए अब दूरी नामुमकिन रहे। इसीलिए आज के बाद यूं फासलों को बढ़ाकर मेरे आतिश इश्क को हवा मत देना, वरना अंजाम की सूरत में मेरी शिद्दतों को सहना तुम पर लाजिम होगा। मेरी जान, तुम्हारी चंद घंटों की दूरी ने मुझे ये बता दिया कि तुम मेरे लिए नशा बन गई हो। शाह की आंखों में खुमारी का जहान आबाद नजर आ रहा था, जिसको देखकर मीरब ने घबराते हुए नजरें झुका ली। मीरब का दिल शाह की खुमार भरी नजरों से घबरा कर बेतरतीब धुन बजाने लगा। धड़कते दिल खुशी और शर्म मिली जुली कैफियत से रक्स कर रही थी। इसका दिल कब से शाह की ज़बान से ऐसे ही लफ्ज़ सुनना चाहता था जो आजकल शाह बार बार बोलकर मीरा की जान लेने पर तुला था। बस करो, मत इतना शर्माओ मेरी जान, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान ले रही हो? तुम्हारा ये शर्माया हुआ चेहरा तुम्हारे शाह को और भी बहका रहा है। ये तो चंद घंटों की रात बाकी रह गई है, मेरे लिए ये गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। शाह प्लीज़, अब सो जाएं। शाह की खुमारी वाली आवाज़ से घबराते हुए मीरब ने मुफ्त का मशवरा दिया। रुमान शाह, मेरी जान, मुझे नींद नहीं आ रही। मीरब, मगर शाह मुझे आ रही है। रुमान शाह, हाँ तो तुम सो जाओ। मीरब शाह, जब तक आपका फ़ोन बंद नहीं होगा मैं कैसे सो सकती हूँ? मीरब ने मासूम अंदाज से सवाल किया। फ़ोन को एक जगह पर सेट करके रख दो और तुम सो जाओ। मुझे तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आएगी। मुझे कम से कम महसूस तो करने दो कि तुम मेरे पास हो। शाह प्लीज़, आप भी थके हुए हैं, सो जाइए। मीरब ने मिन्नत करते हुए कहा। मेरी जान, थका हुआ तो मैं सच में बहुत हूँ, मगर मेरी थकन सोने से नहीं उतर सकती। मेरी थकन उतारने के लिए तुम्हारा मेरे पास मेरी बाहों में होना ज़रूरी है। बाकी से बोलकर मुस्कुरा दिया। मीरब ने काफ़ी मुज़ाहमतें खड़ी करने की कोशिश की जो कि रुमान शाह के हर जवाब पर दम तोड़ रही थी। आखिर मीरब बहुत थकी हुई थी, इसीलिए तकिए पर सर रखते ही सो गई, जबकि रुमान शाह उसको गहरी नज़रों से देखते हुए आतिशी लबों से मुस्कुरा रहा था। अपनी उंगली को फ़ोन की स्क्रीन पर रखते हुए मीरब के खूबसूरत पंखड़ियों को रब कर रहा था। उसने अपने लब मीरब की पंखड़ियों पर रखते हुए स्क्रीन को चूम लिया। आई लव यू जाने शाह। जालिम लड़की, कितनी पुरसकून होकर सो रही हो, और यहाँ तुम्हें अपने पनाहों में लिए बिना मेरी आंखों में नींद आने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि आज की रात आंखों में ही कटने वाली है। रुमान शाह न जाने कितनी देर तक उससे बातें करते हुए मीरब को स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराता रहा। सुबह 4 बजे जाकर नींद की देवी रुमान शाह पर मेहरबान हुई तो वो तकिए पर उल्टा लेटा हुआ गहरी नींद में चला गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।